तो चलिए अब आपको बताते हैं इमरान खान और बुशरा बेगम की शादी में कौन सा पेच फंस गया जो इमरान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई। बड़ी खबर दरअसल ये है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान और उनकी तीसरी बेगम बुशरा की शादी को गैर शरिया करार दिया है। गैर शरिया शादी करने के लिए इमरान बुशरा को 7-7 साल की सजा भी सुनाई गई। अदालत ने दोनों के ऊपर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि अदालत में बुशरा बीबी के पूर्व पति ख्वार मानेका ने आरोप लगाया था कि बुशरा बीबी ने उनको तलाक देने के बाद बगैर इद्दत पूरी किए इमरान खान से शादी कर ली, जबकि इस्लाम धर्म में किसी व्यक्ति को तलाक देने के बाद दूसरी शादी के लिए 3 महीने की इद्दत जरूरी होती है। 14 नवंबर 2017 को ख्वार मानेका और बुशरा बीवी का तलाक हुआ था। इस हिसाब से 14 फरवरी 2018 को 3 महीने की इद्दत पूरी होती, लेकिन बुशरा बीबी ने इमरान खान से जनवरी 2018 में ही शादी कर ली थी। चुनाव से पहले पाकिस्तान की अदालत ने 10-10 घंटे सुनवाई करके बुशरा और इमरान को सजा सुनाई है। तो पाकिस्तान की मीडिया और बुशरा के पूर्व पति ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार बुशरा बीबी ने इमरान खान से 3 महीने की इद्दत से पहले शादी क्यों की। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यानी बुशरा जो जादू टोना के माहिर हैं, उन्होंने किसी ऊपरी आदेश की वजह से इद्दत पूरी होने से पहले ही शादी कर ली। हालांकि इमरान खान की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने शादी से पहले बुशरा बेगम को देखा भी नहीं था। इमरान कुरान की कसम खाने को तैयार थे, लेकिन इमरान के इस दावे की हवा भी ख्वार मानेका के परिवार ने निकाल दी। तो इमरान खान को 1 हफ्ते के अंदर पहले 10 साल, फिर तोशाखाना केस में 14 साल और फिर गैर शरिया शादी मामले में 7 साल की सजा सुना दी गई। इमरान खान को सजा सुनाने में पाकिस्तान की अदालतें तेजी का नया कीर्तिमान भी बना रही हैं, लेकिन इमरान खान चाहे तो इस सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर की 3 शर्तें बस माननी होंगी। ये सभी शर्तें पाकिस्तान के चुनाव से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं करते हैं तो वो कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे इमरान खान पर सेना और अदालत का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब जनरल मुनीर ने इमरान खान को जिंदा रहने के लिए 3 रास्ते बताए हैं। इसका दावा खुद इमरान खान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज भी इमरान खान को मिली आखिरी डील ही है। इमरान खान और उनके सहयोगियों को कई मामलों में कड़ी सजा सुनाई जा चुकी है। उनके खिलाफ मजबूत गवाह भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि दूसरे मामलों में भी उन्हें कड़ी सजा मिल सके। लेकिन चुनाव से पहले ही इमरान खान के बुरे दिन खत्म हो सकते हैं अगर वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर की 3 शर्तें मान लें। अडियाला जेल में बंद इमरान खान के सामने पहली शर्त है कि वो पाकिस्तान के लोगों से माफी मांगे। दूसरी शर्त है वो राजनीति से संन्यास लेकर अपने परिवार के लोगों का नामांकन करवाएं। और तीसरी शर्त है अगर वो चुनाव जीते तो सेना की पसंद के 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुने। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी इमरान को मिली डील के बारे में जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने फिलहाल मुनीर की डील को मानने से इनकार कर दिया है। यानी इमरान खान पाकिस्तान में खतरे में आ गए। अब समझिए इमरान खान को डील क्यों ऑफर हुई और इस डील को नहीं मानने का इमरान खान पर क्या असर पड़ने वाला है। और सबसे खास बात, इमरान खान आगे करने क्या जा रहे हैं। इमरान जेल में है, लेकिन उनका जनाधार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में काफी मजबूत है। सेना इस बात से डरी है कि लोगों ने जमकर इमरान को वोट दिए तो चुनाव के नतीजे बदलने में काफी परेशानी हो। इसीलिए पाकिस्तान की सेना इमरान खान से समझौता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इमरान खान के इनकार के बाद आगे क्या होगा वो भी समझिए। इमरान खान के खिलाफ पहले से तेज चल रही केसों की सुनवाई और ज्यादा तेज कर दी जाएगी। इमरान खान को 2 दिनों में 2 मामलों में सजा सुनाई गई है। इसी तरह नए मामलों में सजा होती रहेगी और सेना इमरान खान को कभी जेल से बाहर निकलने नहीं देगी। इधर इमरान खान का मानना है कि एक बार पाकिस्तान की आवाम ने उनकी पार्टी को पाकिस्तान में जीत दिला दी तो उनकी बिगड़ी किस्मत बन सकती है। इसलिए इमरान की तरफ से गुजारिश की जा रही है लोग उनकी सजा को भूल जाएं, पहले उन्हें वोट दें। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। एक तरफ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जमकर प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान के समर्थक और कभी हिंदुस्तान को परमाणु धमकी देने वाले पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद जैसे नेता जेल में बंद हैं और किसी तरह चुपके से वीडियो जारी करके लोगों के सामने वोट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इमरान खान के मुताबिक उन्होंने सेना की डील ठुकरा दी है।
कुछ लोग इस जेल की कहानी को इमरान खान का नाटक भी बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना की मर्जी के बगैर वहाँ पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान में चुनाव कैसे हो रहे हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन पाकिस्तानियों को अपनी परेशानी से ज्यादा भारत की तारीफ दिक्कत दे रही है। चाहे भारत की चर्चा दुनिया में चंद्रयान के लिए हो या फिर पाकिस्तान के नाविकों की समंदर में जान बचाने के लिए। भारत ने पाकिस्तान के नाविकों को अरब सागर में बचाया तो पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन भारतीय नौसेना ने किस तरह इस पाकिस्तानी विशेषज्ञ के दावों की हवा निकाली और पाकिस्तान में उन्हें मजाक का विषय बना दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट को इस बात से मिर्ची लग गई कि पाकिस्तानियों को बचाने वाले भारत की दुनिया भर में जय जयकार क्यों हो रही है। अक्सर टीवी की चर्चा में नजर आने वाले पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा से रहा नहीं गया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर शक जाहिर करना शुरू कर दिया। चीमा को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानियों की जान बचाई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया। भारतीय नौसेना द्वारा बचाई गई नावें ईरानी मूल की हैं। मेरे सूत्र बताते हैं कि कोई पाकिस्तानी नाविक जहाज पर नहीं था, अन्यथा भारतीय नौसेना ने नाविकों के नाम जारी कर दिए होते। चीमा इससे पहले अपने ट्वीट के लिए पाकिस्तानियों की वाहवाही लूट पाते भारतीय नौसेना की ओर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दिया गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कैसे भारतीय नौसेना ने ईरानियों और पाकिस्तानियों को बचाया। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद कमर चीमा की तरफ से खामोशी छा गई, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने भारतीय नौसेना की जमकर तारीफ की और पाकिस्तानियों के भारतीय नौसेना को धन्यवाद कहने को भी सही ठहराया। कहावत है तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा कहां लुटा। ये कारवा है INDIA गठबंधन का, जिसकी मंजिल तो 2024 लोकसभा चुनाव थी, लेकिन साल 2024 शुरू होते ही INDIA गठबंधन का दम फूलने लगा और विपक्षी दल बीजेपी की बजाय आपस में ही तलवार लिए उलझते नजर आए। नीतीश कुमार के बाद अब ममता दीदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस से दीदी को ममता नहीं, हिंदू और मुस्लिम। बंगाल में कांग्रेस के साथ खेला। एक बार फिर ममता दीदी ने कांग्रेस के रवैये पर तीखा प्रहार किया है। 2024 में बिहार में पहले ही INDIA गठबंधन को झटका लग चुका है और अब पश्चिम बंगाल में दीदी भी एकला चलो का नारा देते हुए कांग्रेस को खरी खरी सुना रही हैं। एक जगह दाঁড়াতে कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে আজ তোমাদের এত অহংকার। বাংলা না বেশি ইউপি গিলে না কেন? বুকের পটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপি কে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, যেটা জায়গা হেরেছো मध्य प्रदेश की हारिए शो। दीदी के तल्ख तेवरों ने INDIA गठबंधन के भविष्य पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। अब पिछले साल की इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ सोनिया गांधी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, बीच में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। 1 सितंबर 2023 ये वो तारीख थी जब विपक्षी दल INDIA गठबंधन की छतरी तले मुंबई में जुटे थे। इस फ्रेम से निकलकर नीतीश पहले ही INDIA गठबंधन को छोड़ NDA का दामन थाम चुके हैं और अब INDIA गठबंधन में दीदी कितने दिन ठहरेंगी, ये सवाल बड़ा हो गया है। हालांकि कांग्रेस अब भी दीदी से सियासी ममता की उम्मीदें बांध रही है। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें कही हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और वो TMC को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस की असमंजस वाली स्थिति पर बीजेपी मजे ले रही है और 40 सीट वाली भविष्यवाणी को दीदी की दरिया दिली बता रही है। 40 सीट तो वो ज्यादा कह रही हैं क्योंकि थोड़ी इमोशनल है वो कांग्रेस के प्रति। हम तो 10 सीट से भी ज्यादा देने को तैयार हैं।
पश्चिम बंगाल में दीदी और कांग्रेस के बढ़ते विवाद की दो वजह है। पहला, कांग्रेस लेफ्ट की जुगलबंदी और दूसरा, लोकसभा चुनाव में टीएमसी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने को राजी नहीं है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। 2019 में टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। यानी ममता दीदी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2019 के नतीजों से आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो दूसरी तरफ बीजेपी 2024 चुनाव में 400 प्लस सीट जीतने की रणनीति बनाने में जुटी है। कल बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी के इस नारे को बुलंद कर दिया। पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार। खड़गे के इस बयान को सुनकर पीएम मोदी भी सदन में खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। तो बीजेपी खड़गे के बयान को 2024 के नतीजे घोषित कर रही है। सब लोग जानते हैं अभी कैसे झूठ, कभी कभी तो सच तो मुख से निकल जाते हैं ना। सरस्वती का वचन बोलते हैं, निकल जाते हैं, तो वचन निकल गया। अभी जो सच है वही बोल दिया है। कितने बार बोलेंगे कि अभी भी उनका सरकार आएगा? कैसे बोलेंगे? है नहीं कुछ। अब कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सफाई दिए फिर रही है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मझधार में है और मामला दिल्ली, पंजाब और यूपी में फंसा हुआ है। अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 11 सीट ऑफर की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस INDIA गठबंधन के सहयोगियों की पहेली में उलझी हुई है। साल भर पहले जिस INDIA गठबंधन के जरिए पीएम मोदी के खिलाफ बिगुल फूका गया था, चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन आपस में ही जंग लड़ने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ सियासत में विपक्षी गठबंधन तनाव में दिखा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज भावुक थे, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा हुई और इस मौके पर पीएम मोदी और आडवाणी के बीच संवाद भी हुआ। दोनों भावुक भी हुए। पीएम मोदी ने दिन में आज कई बार देश के विकास में किए गए उनके योगदान की सराहना भी की, तो खुद को उनके करीब होने के लिए सौभाग्यशाली बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं लाल कृष्ण आडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और अपने राजनीतिक गुरु लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा करते वक्त बेहद खुश दिखे। दूसरी ओर बीजेपी के विवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी भी इस सम्मान को मिलने की सूचना पाने के बाद बेहद भावुक हो गए। दरअसल पीएम मोदी ने पहले सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और फिर एक सार्वजनिक मंच से 96 वर्षीय आडवाणी के जीवन भर देश सेवा में लगे होने को अप्रतिम बताया। एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। पीएम मोदी ने आज आडवाणी को लेकर 2 तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, मैंने उनसे बात भी की और उन्हें ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वो देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद आडवाणी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ये उन सिद्धांतों का सम्मान है जो मैंने जिए। जब से मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली, तब से मैंने प्रतिबद्ध रहकर देश सेवा की, फिर चाहे मुझे कोई भी जिम्मेदारी दी गई हो। भारत रत्न दिए जाने को लेकर मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आडवाणी का परिवार भी सर्वोच्च सम्मान की घोषणा होने के बाद बेहद खुश है।
तिरंगे को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। अभी भी 26 जनवरी पर उन्होंने तिरंगा फहराया, तो उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं रहा है। पीएम मोदी की कलम आडवाणी जी के योगदान की बातें लिखते लिखते थम नहीं रही थी। उन्होंने आगे ये भी लिखा, सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के संबंध बेहद मजबूत रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी के रथ के सारथी रहे नरेंद्र मोदी जीवन भर आडवाणी से सीखते रहे हैं। 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब भी पीएम मोदी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? आज भी पीएम मोदी को जब जब मौका मिलता है, वो आडवाणी से मिलने से नहीं चूकते। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी को मिले सर्वोच्च सम्मान पर उन्हें बधाइयां तो मिल ही रही हैं, वहीं राजनीति करने वाले भी मौका ढूंढ रहे हैं। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। जमात इस्लामी के सचिव इस मौके पर जहर उगल रहे हैं, तो उन्हें जवाब देने के लिए संत समाज भी आडवाणी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। 2 से 86 सीट, 86 से 119 और पुनः सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। आपको बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले लालकृष्ण आडवाणी 50वें व्यक्ति हैं। उनका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। 1942 में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे और आजादी की लड़ाई में भी वो सक्रिय रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।